शुभकामना और स्वागत करता हूं कि आप सब ने इतने कम समय पर मात्र 2 घंटे के डिस्पोजल पर आप सब ने जो टाइम दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये प्रेस मीटिंग है ये 6328.78 लाख यानी कि 63 करोड़ 28,78,000 की परियोजना जो स्वीकृत हुई उस संबंध में है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस परियोजना पर खर्च हुए धन पर सवाल खड़े करते हुए एक भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार सरकार और जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी से शुरू होकर माननीय जिला प्रभारी मंत्री जी को भी घेरा गया कि उन्हें मालूम नहीं कितना धन आवंटित हुआ, विधायक जी को नहीं मालूम कितना आवंटित हुआ। इस तरह के तरह की यहाँ बातें की जा रही हैं सरकार की, जिसमें छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ है। फेसबुक पर तरह तरह के अमाउंट डिकोड हुए हैं। एक अमाउंट डिकोड हुआ है 65 करोड़, दूसरा अमाउंट डिकोड हुआ है 67 करोड़, तीसरा एक दैनिक समाचार चिंगारी पत्र में 38 करोड़ जो टेक्निकली छपा है एक 7 मिस्टेक से, वो भी डिकोड किया गया और चल रहा है। पहले मैं विस्तृत जानकारी इसी मुद्दे पर दूंगा, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, इसका खुलासा साक्ष्यों के साथ आज हम इस प्रेस मीटिंग में करेंगे। आज अगर हम चुप रहते हैं तो ये अब खुद के साथ और समाज के साथ भी धोखा होगा। पहले मैं आपको पूरी बात रखूंगा, फिर आप सबके प्रश्न का बारी बारी से उत्तर दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक हमारी बात पूरी हो, हम पूरी आख्या रखें, तब तक आप लोग मेरा सहयोग करेंगे पूरी बात जानने के लिए। बाढ़ से बचाव की परियोजना के 65 करोड़ कराएंगे जांच, और ये विधुर सभागार में बैठे हैं और यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, चावला साहब, और इस विधुर सभागार में इनका बैठने का कोई अधिकार नहीं। चुनाव हारने के बाद आदमी बिल्कुल सामान्य होता है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, और विधुर सभागार में आपने बैठकर ये प्रश्न चिन्ह सरकार पे लगाया है और विधायक पे लगाया है, मंत्री को घेरा है और इसकी जांच की बात करी है। और इस योजना में आंकड़े भी आपने, इस योजना के जो आंकड़े थे वो भी आप सबने गलत बताए हैं। उसके बाद ये दूसरी कटिंग में पढ़ता हूँ, परियोजना के लिए मंजूर हुए थे 65 करोड़, ये भी आंकड़ा गलत है। फिर माननीय सांसद जी के द्वारा, पूर्व सांसद जी के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सामाजिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं 65 करोड़ से संबंधित, और सरकार पर प्रश्न उठाते हैं भ्रष्टाचार के, और उनकी कटिंग भी डालते हैं अपनी फेसबुक पर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश के अधिकारी हैं, उनके द्वारा 65 करोड़ पर सवाल खड़ा किया गया। उसके बाद किसी विपिन चौधरी ने लिखा है, नेता कोई भगवान थोड़ी है, 67 करोड़ का हिसाब लो, घर पर जाओ, बाहर निकालो, मारो सालों को। एक नारी के लिए ये शब्द लिखवाए गए हैं, एक माननीय जनप्रतिनिधि के लिए ये शब्द लिखवाए गए हैं। उसके बाद प्रशांत चौधरी लिखते हैं, मंत्री जी 67 करोड़ या 38 करोड़, बाकी पैसा कहाँ है। उसके बाद ये यूपीएलए जाट करके है कि गलखा माता मंदिर पर मैंने भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ 65 करोड़ का कोई संकेत नहीं मिला। वहाँ केवल 4 ट्रक पत्थर और 2-3 जियो ट्यूब थी, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख। हेमेंद्र कुमार कालदेव लिखते हैं 65 करोड़ खर्च, हिसाब दो, बिल्कुल सही है, लेना चाहिए। गौरव कुमार लिखते हैं 67 करोड़, बड़ी बात थोड़ी है, हमारे जिले से तो गंगा एक्सप्रेसवे गायब हुआ। ये लिखते हैं पन्नी में गंगा का पानी रुक जाएगा, प्रभारी मंत्री भी आश्वासन दे गए, किसान की मेहनत फसल बर्बाद हो गई। क्या पन्नियों में ये जो जियो ट्यूब ऐसे पन्नी बताकर कहा गया कि पन्नी में रेता रोकने का काम किया गया। अब हनी जाट कौन है, इनकी जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोली तो पता लगा ये राजा भारतेंद्र सिंह जी के साथ हर जगह घूमते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखते हैं, साकेंद्र प्रताप सिंह आपका प्रयास सराहनीय है मामा जी।
फिर लिखते हैं यहाँ पर इनके संजय त्यागी, जो श्रेय ले रहे थे 20 जुलाई 2023 को जिन्होंने पोस्ट की थी अपनी फेसबुक पर, वह लोग खा गए। ये संजय त्यागी जी भारतीय जी के पीएस हैं और ये नैरेटिव पूरा सेट किया गया कि साले सब चोर हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मिठाई खिलाते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले रॉबिन जी के साथ तो अति का अंत और टैग किया। उसके बाद माननीय भारतीय जी के साथ हनी जाट राणा जी खड़े हुए हैं और ये संयोजक हैं और बधाई दे रहे हैं मिथुन पवार को। ये इनका पूरा लिंक एक पूर्व सांसद द्वारा सरकार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा विधायक की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, जो कि उनकी पार्टी की हैं, जो कि 2 बार इस क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं और आप इसी क्षेत्र से 2 बार हारे हैं। बिजनौर विधानसभा भी हारे हैं और बिजनौर लोकसभा भी हारे हैं और नजीबाद विधानसभा भी हारे हैं। वो आंकड़े भी बताऊंगा और जिन परिस्थितियों में जीते थे वो परिस्थितियां भी आज बताऊंगा समाज के सामने। अनुज जाट कुमार, इन्होंने माननीय मंत्री जी का फोटो पेंट जो गलखा माता मंदिर पे है, जियो ट्यूब है उसका फोटो और पूरा लिखा और इन्होंने दिखाया हकीकत जनता के सामने है। जो आज बोलते हैं हमने कार्य क्या किया, हमें बदनाम किया जा रहा है, 63 करोड़ कहाँ गया, ये पूरा विवरण डालते हैं। उसके बाद ये डालते हैं फेसबुक से उठाकर 65 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिए थे, ये 65 करोड़ कहाँ गए, परियोजना का कोई अता पता नहीं इन्हें। बस नैरेटिव सेट करना है कि लोग भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। आगे लिखते हैं जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेन जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये पैसा भारत सरकार से पास हुआ और उन्होंने माननीय पूर्व सांसद का पत्र भी जारी कर दिया फेसबुक पे। ex-MP डॉक्टर महेंद्र सिंह, सिंचाई मंत्री जल शक्ति, और उसमें ये भी निवेदन कर डाला कि ये पैसा भारत सरकार, ये जो फाइल थी वापस भारत सरकार को जाए और भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो। और ये भी अच्छा हुआ उन्होंने लेटर डाल दिया, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 18 फरवरी 2020 का लेटर, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से फाइल वापस भिजवाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि इस पे माननीय विधायक सुची चौधरी लगातार पैरवी कर रही हैं और पैरवी के सबूत मैं आप सबको दिखाऊंगा। और इन्होंने तमाम भारतीय जी ने जो कहा वो किया। ये लगातार अभी की 1 हफ्ते की पोस्ट हैं। ये सारे वो लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, इन सब की मैंने पोस्ट ली। ये कितने लोग हैं? मात्र 16। और इन 16 लोगों ने ये माहौल पूरे विधानसभा, पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है। और इनके कर्म अब आपको मैं दिखाऊंगा। ये परियोजना अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और इस परियोजना से पहले मैं आपको आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये पैसा स्वीकृत हुआ, कैसे पैरवी हुई, वो आपको मैं बताऊंगा आज। इसमें ये प्रतिलिपि है पत्रांकों की। ये 9 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया इस परियोजना के संबंध में। और इतनी ये तारीख है, उस पर लिखा गया कि मान्यवर, हम 9 फरवरी 2018, 9 फरवरी 2018, 11/6/2019, 24/8/2021, 30/9/2021, 5/10/2021, 19/12/2022 ये लगातार पत्राचार कर चुके हैं। ये परियोजना क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है और ये छाया प्रति इस लेटर के साथ संलग्न की गई। और ये वो पत्र हैं जिन पर डेट पड़ी हुई है 9 जनवरी 2023। उसके बाद ये वो सारे लेटर हैं जिन पे मार्क है यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जल शक्ति। उसके बाद आप देखेंगे, मैं अब वो लेटर खोलने जा रहा हूँ जिलाधिकारी का, जिन्होंने इस परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, वो ये लेटर है। उसके बाद प्रमुख सचिव सिंचाई को गया ये SC का लेटर, ये प्रमुख सचिव सिंचाई का आख्या,
उसके बाद ये आदरणीय प्रसाद साहब, अब मैं इस लेटर को पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्र को ये जानने के लिए कि ये परियोजना कैसे पास हुई थी। माननीय जल शक्ति मंत्री जी को संबोधित श्रीमती सुची मौसम चौधरी, विधायक बिजनौर, उत्तर प्रदेश का पत्र संलग्न कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने जनपद बिजनौर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना हेतु 61 करोड़ 13,80,000 रुपए धन आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है। माननीय मंत्री जी का निर्देश अनुसार, कौन माननीय मंत्री जी? ये केंद्रीय मंत्री कौन थे? शेखावत सर। उसके बाद उन्होंने लिखा इसमें कि निर्देशानुसार आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं है। जल्द ही इसे संबंधित योजना शुरू होने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस प्रकार की योजना प्रारंभ नहीं होती है, तब तक आप उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना के अंतर्गत उक्त कार्य करवाने की कृपा करें। जैसे ही जल शक्ति मंत्रालय में इससे संबंधित कोई योजना शुरू होगी, इस कार्य को इस मंत्रालय के अंतर्गत में ले लिया जाएगा। ये पत्र है, आपने देखा होगा, मैंने पूरा दिखाया भारत सरकार का। और जब हम आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर साहब से मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि ये फाइल कभी केंद्र की झोली में, कभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ इसका पेंडुलम बन रहा है। अगर आपको योजना पास करानी है तो ये फाइल हम वापस कर रहे हैं। और मैं अभी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से बात करता हूं। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पे बात किया और कहा कि ये बहुत चिंतित हैं और ये परियोजना पास होनी चाहिए। तब हम लोग आके उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से मिले। माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से बात करता हूं। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पे बात किया और कहा कि ये बहुत चिंतित हैं और ये परियोजना पास होनी चाहिए। तब हम लोग आके उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से मिले और ये नाबार्ड के द्वारा ये परियोजना पास कराई गई। अब जब परियोजना पास हो गई तो कितने की हुई, ये सारे वो लेटर मैंने आपको दिखाए जो ये हमने पैरवी के करे हैं। इसकी कॉपी मीडिया के लिए स्वीकृत है। जल शक्ति मंत्री जी की, भारत सरकार की भी, और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी की भी, और डीएम की भी, एससी की भी, चीफ की भी, सबके पत्र इसमें संलग्न है। अब ये परियोजना थी कितने की? ये परियोजना बनके तैयार हुई 63 करोड़ 28,78,000। ये काम की लागत आई इस पे 30 करोड़ 32,83,000। 30 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? तो उन बुद्धिजीवियों को मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर क्षेत्र के लिए काम किया होता या जानने की थोड़ी बहुत बुद्धि होती तो एक बार चीफ या एससी से ही पूछ लेते, भले मानसो। हमने शुरू से कहा कि ये परियोजना 63 करोड़ की थी, पर ये टेंडर जब हुआ तो बाकी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में गया, हमारा बाकी पैसा बचा। और 30 करोड़ में से अब काम क्या हुआ, उन्हें यह भी अंदाजा नहीं। सारा काम बिजनौर विधानसभा में नहीं हुआ। सारा काम एक हुआ नजीबाद विधानसभा के गांव गौसपुर में। वहां पर काम हुआ 1500 मीटर, जहां पर 12 बोल्डर स्टड्स बने, 1500 मीटर बोल्डर की अप्रोच बनी, जिस पे खर्च हुए 13 करोड़ 46,44,000। तो 13 करोड़ जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़े और हार गए, उसमें खर्च हुए। काश इस मुद्दे को तभी भुना लेते, जीत भी सकते थे, पर आप तो कुछ और ही कामों में माहिर हैं। जीत आपको नसीब नहीं हो रही है, तो आजकल आप खिस्सियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली आप पद्धति पे चल रहे हैं। बाकी काम बिजनौर विधानसभा में 17 करोड़ 17,16,000 का हुआ। और ये हुआ कुंदनपुर सुखापुर 560 मीटर, फतेहपुर सवाचन टीप 1100 मीटर, 15 मीटर इसकी लंबाई जो ऐसे लगती है, और सीमली व मोहिद्दीनपुर, कोहरपुर, राजारामपुर, रघुनाथपुर। मैंने इसमें कहीं भी नाम गलखा माता मंदिर का नहीं पढ़ा। गलखा माता मंदिर पर जो जियो ट्यूब लगी हैं वो इस परियोजना का हिस्सा ही नहीं थी। गलखा माता मंदिर कट रहा था
और जिसके लिए फेसबुक पे इन्होंने डाली है पोस्ट कि 16 तारीख की पोस्ट है, माननीय विधायक जी की 65 करोड़ की परियोजना, और गलखा माता मंदिर पे मैं गया तो मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। उस वक्त 16 जून को 2023 को 16 जुलाई और 20 जुलाई को गंगा मैया द्वारा कटान किया जा रहा था। वहाँ पर ठेकेदार को बुलाया गया और उसे वास्ता दिया गया और ये कहा गया ये प्राचीन मंदिर है, एकमात्र मंदिर रुक्मणी देवी का है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। और उस व्यक्ति ने बिना परियोजना के, बिना किसी सरकारी पैसे के वहाँ जियो ट्यूब लगाई और उस मंदिर को बचाने का काम किया और आज तक उसे इस काम के पैसे नहीं मिले। तो गबन कहाँ हुआ, किसकी निगाह में हुआ, चोर कौन है? वहाँ पर श्रमदान हुआ। आप श्रमदान करने 2023 में नहीं आए, आपने जानना ही नहीं चाहा। और जहाँ पर ये पैसे लगे हैं 17 करोड़ 17 लाख 16 हजार, वहाँ पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहाँ कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है। मौके पे जाइए, सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि मौके पर जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए 17 लाख रुपए 17 करोड़ लगे कहाँ थे और जहाँ लगे वो सुरक्षित है या नहीं। टेक्निकल ग्राउंड पे जब पहुंचेंगे तो आपको पैसा का सदुपयोग नजर आएगा। रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से। उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा। मैंने आख्या निकलवाई है, 2017 से 18 शून्य है, 2018 से 19 शून्य है, 2019 से 20 शून्य है, 2020 से 21 शून्य है, 2021 से 22 शून्य है, 2022 से 23 शून्य है। अब आते हैं हम लोग 2023 और 24। यहाँ पर जो बाईं ओर हमारा बांध है वहाँ पर जो कार्य हुआ उसकी लागत लिखी है 990, यानी कि 9 करोड़। एक बना है वो 250 किमी, 7 किमी 7.250 किमी से 7.750 मध्य कटाव निरोधक कार्य, उसके मैं आपको अभी आगे फोटो दिखाऊंगा। दूसरा कार्य हुआ है एफ्लक्स बांध की किमी 6.000 से किमी 6.400 तक 970.68, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख 68 हजार। जनपद बिजनौर में बड़कला ग्राम के समीप मालन बांध के उच्चीकरण, मतलब उसे ऊंचा करना एवं कटान निरोधक संरचनाओं की पुनर्स्थापना के लिए 117.61। ये जो पैसा लगा है जहां से बांध टूटा है ये वहां नहीं लगा, ये पैसा वहां लगा जहां सर्वाधिक खतरा था। ये गंगा मैया है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम पीछे ठीक करके लाए तो पीछे कटान रुक गया, किसानों की खेती की जमीन कटने से बच गई। हमने जब आगे कमजोर देखा तो वहां पर ये पैसा लगाया और उसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। पहले की स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति जहां ये पैसा लगा है आप सब देख सकते हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रेच बना, ये पत्थरों का स्ट्रेच बना, ये काम हुआ। उसके बाद पहली स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति अब आपके सामने आप देखिए। अगर यहाँ पर ना ये बांध पे पैसा लगता तो इस बार यहीं से टूटता। हमने आगे मजबूत किया, पीछे मजबूत किया। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे पैसा देती गई वैसे वैसे हम इस रपटे को, इस रावली के तटबंध को मजबूत करते गए। और इस बार जहाँ से टूटा है, यहाँ से गंगा की धारा 700 मीटर पीछे दूसरी तरफ थी। ये मौके के लोग आपको वहाँ बताएंगे। 72 घंटे और 80 घंटे के करीब में एकाएक धारा ने इधर रुक किया और रुक करके इस बंदे की तरफ चली। और जिस रात ये बंदे का कटान शुरू हुआ, ये वो सारे फोटोज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ जो वहाँ काम हुआ है। और जहाँ ये पैसा लगा है, इस काम का अवलोकन आप लोग स्वयं भी मौके पर जाके करें कि ये सुरक्षित है या नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग पहले ये सोच लें ये योगी बाबा योगी की सरकार है। यहाँ पर किसी मंत्री का घोटाला नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं कोई घोटाला कर ले। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ 2G घोटाले होंगे, स्पेक्ट्रम घोटाले होंगे और मंत्री जी घर में आराम से लिटेंगे। ये वो सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी और योगी की है। ये काम कराना भी जानती है, काम लेना भी जानती है। और जिस सरकार ने मंत्री बनाया था
विधायक बनाया, सांसद बनाया जिस पार्टी ने, ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था रावली तटबंध की, रावली तटबंध 7 तारीख को जब रावली तटबंध की सूचना हम लोगों के पास आई तो उस वक्त ये कहा गया कि बंदे को खतरा है, और रात के समय ही हम लोग बंदे पे पहुंच गए। अब मैं अपने फ़ोन की आपको कॉल डिटेल दिखा रहा हूं, जो कि ना अमेंड की जा सकती है ना एडिट की जा सकती है। आप सब लोग फ़ोन चला रहे हैं। आप ये 7 सितंबर की डेट देखिए। इसमें मेरे पास फ़ोन आते हैं मेरे मंडल अध्यक्ष धर्मनगरी दीपक जी का, और यहाँ से मैं टाइम शुरू करता हूँ। धर्मनगरी जी का हमारे धर्मनगरी के मंडल अध्यक्ष हैं दीपक मंडल जी। रात को 10 बजे इनसे बात होती है, फिर 10:40 पे दूसरी बात होती है वहीं रावली के श्रवण से, फिर वहाँ मंडावली के शादाब से बात होती है, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता है। फिर बात होती है हमारी सीडी एक्शन से 11:36 मिनट, 11:46 रात को सीडीओ साहब से, एसडीएम साहब से 11:50। फिर धर्मनगरी दीपक से बात रात को 1:53। एक्शन सिंचाई खंड ब्रजेश मौर्य से 2 बार बात हुई 2:04, रात के 2:04। दीपक जी से 3:22। फिर रावली श्रवण जी से बात हुई सुबह 4:31 पे बात हुई। ये पूरी रात 7 तारीख को जागे, अधिकारियों से काम कराया, अधिकारियों से बचाया। आपसे पूछना चाहूँगा ये कॉल डिटेल अन्य की भी देख लें, किसने अधिकारियों से बात करी और चिंता करी। हमने इस विधानसभा क्षेत्र को परिवार माना है, इसलिए पूरी रात एक्शन सीडीओ, एसडीएम, एडीएम और मौके पर जाकर भी उस स्थिति को भांपकर आदरणीय स्वतंत्र देव जी को बताया। और आदरणीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी की मैं आपको कॉल दिखाऊंगा। उन्होंने लगातार इस विषय पे मुझसे संपर्क में रहते हुए ये कहा कि मौसम अगर वहाँ चीफ 1 है तो मैं 4 भेज रहा हूँ, ऐसी भेज रहा हूँ, सामान कम पड़ जाए तो ले लेना, किसी भी तरह से ग्राम वासियों को नुकसान नहीं होने देना, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। और आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी के कहे हुए शब्दों का एकाएक श्रवण सिंचाई विभाग टीम ने किया, प्रशासन ने किया, और वहां पर एकाएक आज बंदा भी सुरक्षित है। 1 इंच भी किसी गांव वाले की जमीन का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग रात को सोए नहीं, हमारा ये कर्तव्य था कि आदरणीय मंत्री जी को बताएं, अपने विभाग के जल शक्ति मंत्री जी को बताया। तो आदरणीय स्वतंत्र देव जी ने इस विषय पर मुझसे 6 बार बात की। सुबह 6 बजे फोन आया, क्या स्थिति है, ये कर्म योगियों की सरकार है, ये बरगलाने वालों का राज नहीं है। और आप क्या कर रहे थे, आप विद्युत सभागार में बरगलाने पहुंच गए। आप वहां पर जाके गलखा माता मंदिर की चिंता व्यक्त कर रहे थे। पूछना चाहूंगा उस गलखा माता मंदिर पर आज तक उस रियासत से क्या 1 रुपए भी निकला है जिस रियासत के महाराजा बने घूम रहे हो? कभी उस गलखा माता मंदिर या किसी धर्मशाला, रविदास धर्मशाला, कहीं जाके कुछ पुण्य लाभ कमाया है? कुछ तो डाटा होगा। आज जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है? जनप्रतिनिधि का दायित्व पे भी आपसे चर्चा करूंगा। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जो सरकारी योजना उन्हें धरातल पे लाए और जन भावनाओं की आवश्यकता अनुसार उन्हें समाज में लागू करे। दूसरा दायित्व जन सुनवाई करे। जन सुनवाई कैंप कार्यालय पर होती है या आवास पे होती है? बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, सांसद बने, सिंचाई मंत्री बने, कैंप कार्यालय कहाँ, आवास कहाँ? एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी? याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई
तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को 1 पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में, और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है। क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था, और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला, उसकी 38 भेड़ें छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे? जब एक किसान की वहाँ पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फ़ोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी। पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फ़ोन पे व्यस्त रहते हों। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी हैं, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं। वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना आप, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो। पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो। गरीब लड़कियों की शादी जो स्कैम कार्यालय से हुई उसका रिकॉर्ड है, इस कार्यालय पर जो सुनवाई हुई उसका रिकॉर्ड है। धर्म के क्षेत्र में जो कार्य हुए, अयोध्या दर्शन हुए कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, उसका रिकॉर्ड है। कार्यकर्ताओं के लिए कुंभ स्नान किया गया, उसका रिकॉर्ड है। आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है? किस कार्यकर्ता की मदद की आपने? किस कार्यकर्ता के लिए संघर्ष किया? जब 2016 में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, हम पूरी टीम के साथ थे, आप जनाब उस वक्त भी नहीं थे। बस आपको याद आती है चुनाव के वक्त भारत माता की जय, बस। इसके अलावा एक नारा और देंगे, जय श्री राम, फ्री में हो जा हमारा काम। न जनता के दुख से मतलब, न जनता के कामों से मतलब, न जनता की सुरक्षा से मतलब। कहाँ थे जब सीए में तोड़फोड़ हुई, सारी दुकानें तोड़ दी गई सिविल लाइन की? किसके घर में जाके आपने मुआवजा दिया? किसको जाके आपने मदद के लिए पूछा? जब जीएसटी का छापा मार्केट में पड़ा, हम लोग डाक खाने पे थे, तुम इस क्षेत्र से सिंचाई मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तब कहाँ थे तुम? कितने अब गिनाऊं तुम्हारे? कोरोना काल को छोड़ो, आप इस पे देख लो, फतेहपुर कला, वहां पर पानी भरा रहता था चारों तरफ से, तब क्यों 45 साल? पूछना चाहूंगा, जब सिंचाई मंत्री थे तो क्यों नहीं बनवाई मोंडिया केतपुर की सड़क? 2002 में विधायक बने थे, 2007 में हार गए बिजनौर विधानसभा, 2012 में विधायक बने, फिर सांसद बने, क्यों नहीं बनाया मोंडिया केतपुर का मार्ग जो 45 साल से नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया मानवाला खिंडी का मार्ग जो 1,36,00,000 से इन्हीं 8 साल में माननीय विधायक सुची जी के कार्यकाल में बना? 40 साल से वो 14 गांव का रास्ता खराब था। क्यों नहीं चिंता करी उस छाछड़ी मोड़ के पुल की, जहां पर कई माओं की कोख सूनी हो गई, कई बहनों की हाथों की राखी टूट गई, कई घरों के दीपक बुझ गए,
और वो ब्रिटिश काल का छाछड़ी मोड़ का पुल तब याद नहीं आई जनता की? क्यों नहीं बनवाया? सिंचाई मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए क्यों पैरवी नहीं करी? लेटर लिखा था भारत सरकार को, और क्या लेटर लिखा था कि ये पत्रावली भारत सरकार को वापस कर दी जाए। भारत सरकार कह रही है कि हम पर योजना नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि ये योजना धरातल पे आए और आदरणीय विधायक माननीय सुची चौधरी का नाम हो जाए। उन्हें इस बात का डर था, इसीलिए जब पेंटून पुल बना तो मौके पे पहुंचे उस घरों में जहां 7 बहनों की मृत्यु हो गई, और वहां जाकर जिसकी मां मरी उसके थप्पड़ मार दिया, और वहां से जनाब जूते खा के भागे। बिजनौर में प्रबल कांड हुआ, जूते छोड़ के भागे। आज भी पेड़ पे जनाब का जूता टंगा हुआ है। जब लोकसभा का चुनाव में टिकट लेके आए और चुनाव हारे तो सोहड़ी में झंडे दिखाए, मीरापुर विधानसभा में काले झंडे दिखाए। अब तो शर्म कर लो, जूते भी खा चुके हो, काले झंडे भी देख चुके हो। किस बात की राजनीति करने का रूप भर रहे हो? किस बात के जनसेवक बनने का रूप भर रहे हो? कोई जगह नहीं बची तुम्हारी जूते खाने के अलावा। और इतने सबूत हैं, अगर वो मैं अभी दिखा दूं तो ये मेरी माँ ने नहीं सिखाया, मेरे पिता ने नहीं सिखाया, ना मेरे पास ऐसे संस्कार हैं। मुझे जो चिट्ठी दी आती हैं, उन चिट्ठियों का आज अवलोकन कर लीजिए। चिट्ठी कब आई, मैंने आज तक इस चिट्ठी का भी खुलासा नहीं करा। इस पे डेट पड़ी हुई है चिट्ठी पर, और ये किसी हिंदू जागरण मंच के किसी जोगेंद्र सिंह महामंत्री हिंदू जागरण मंच, आगे लिखा आरएसएस, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर कोतवाली नगीना जनपद बिजनौर, और उसमें प्रतिलिपि दी गई है। 31/8/2024 को ये चिट्ठी दी गई, और उसमें ये प्रतिलिपि हमारे पास आई, पर हमने कभी किसी को नहीं दिखाई, हमने कभी इस पर राजनीति नहीं करी। और उसमें लिखा है कि आपके संबंध किसी, पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। और उसमें उस फेसबुक के भी ये चलचित्र और ये सारे आपके शादी के ये सारे उस चिट्ठी में। और एक तो राजवीर भाई की भी पोस्ट मिली है, 2 हसीनाओं के जाल में फंसे बिजनौर के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, और उस पर ये कमेंट्स भी हुए। और ये सारी ये चिट्ठी मेरे पास आई, पर मैंने कभी ये सार्वजनिक नहीं करी। और इसमें जो तथ्य लिखे हैं वो सार्वजनिक मंच पर बताने लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत बात करोगे या छींटाकशी करोगे तो आपकी भूतपूर्व तलाकशुदा पत्नी जो आपसे परेशान है, उन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई है वो आज भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, वायरल कर दूंगा। वायरल अगर कुछ आरोप लगाया तो। राजनीति करनी है, लकीर खींच के स्वच्छता के साथ करो। राजनीति करनी है, सेवा करनी है तो जन सेवा करके करो। ये झूठे सच्चे आरोप लगाना बंद कर दो। हम ज्यादा देर अब चुप नहीं रह सकते। पेदा कांड का सच सब जानते हैं। जिनके विचारों के यहाँ पर घटना हुई थी वो कह रहे थे कि मौसम भैया का इस घटना में कोई हाथ नहीं। वो 161 के बयान दे रहे थे कि मौसम भैया का कोई हाथ नहीं। और आप कुंवर सेन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, उसके घर जाके कह रहे थे कि तुझे मैं बचा लूंगा, तू मौसम का नाम ले दे, इस घटना में उसे फंसवा दे। ये चरित्र है तुम्हारा। मैंने आज तक ये बात नहीं कही। माननीय सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा का इस घटना को बदनाम करने की आपने साजिश रची, जबकि उस महिला ने यह कहा वो विपक्ष की सांसद है। आज मैं वो सच भी बताऊंगा कि अगर मौसम है तो एफआईआर में नाम लिखा जाएगा, और मौसम नहीं है तो एफआईआर में नाम हम नहीं लिखाएंगे। हम कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। उस महिला ने ये बात कही, और तुम क्या कर रहे थे? तुम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तुम्हारा तो कार्यकर्ता था, तुम ये बयान दिला रहे थे। और 3 साल तक मेरी माँ जिस घर में रोई है, मेरा छोटा बच्चा, मेरी छोटी बेटी 9 महीने की, वो 3 साल तक जिसका बचपन मैंने नहीं देखा, मैं भूलूंगा नहीं ये बातें। अब तक संस्कार थे पार्टी के, गरिमा थी, पर तुम जिस नियत से उतरे हो वो नियत तुम्हारी जग जाहिर हो गई तो ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें कही हैं मैंने आपको, सब ऑन रिकॉर्ड बातें। मित्रों, जिस कार्य की ये बात करते हैं कि हमने वो कार्य कराए हैं, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में
हमने पारदर्शिता के साथ जो कार्य किए हैं वो भी मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। छापते हैं, ये पूरा अखबार इस बात का सबूत है। हमारी विकास गाथा का हमने काम किया तो अखबार में छपवाया, कहाँ किया वो छपवाया, और फ्रंट पेपर पे छपवाया, किसी कॉलम में नहीं छपवाया। आपकी तो विधायक निधि भी वापस जाती थी। और ये है काम माननीय विधायक सुचित चौधरी के, हर अखबार के फ्रंट पेपर पे हैं ये काम। और आप जानना चाहते हो काम जो कराता है उसे याद रहते हैं। मुझे याद है फतेहपुर कला का काम याद है, मुझे याद है मोंडिया केतपुर की सड़क चौड़ी कराई, मुझे याद है रावली ब्रह्मपुरी की सड़क 3 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी कराई, चांदपुर की चुंगी से कंभौर की सड़क बनवाई, नई बस्ती शिमला की सड़क बनवाई, मानवाला से खिंडनी की 1,36,00,000 से सड़क बनवाई, नवलपुर का बैराज 1984 में लकड़ी का पुल बना था, तब से आपको उसकी याद नहीं आई, वो पुल भी इन्हीं 8 साल में बना। पेंटून पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल बना, नवलपुर में पुल बना, पेंटून बना, छाछड़ी मोड़ पे पुल बना। ये पुलों का क्षेत्र था। पशुओं के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बना, झालू में बना, बाखरपुर में बना। शिक्षा के क्षेत्र में आप ताज्जुब करेंगे कि बिजनौर विधानसभा मुख्यालय सिर्फ एक जीआईसी और जीजीआईसी 2 सरकारी स्कूल थे। इसके बाद पूरे देश आज़ादी से 1947 से 2017 तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। क्यों नहीं बनवा पाए? आज बिजनौर विधानसभा में इंटर कॉलेज मीरापुर खादर, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय की नींव, महाराज जी की कृपा से सांस्कृतिक विद्यालय विदुरकुटी में नींव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 बेड का महिला का अस्पताल, पुरुषों के लिए नया अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इस विधानसभा में। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है। और तुम जिस सरकार ने तुम्हें मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, तुम उसे कटघरे में खड़ा करने चले थे। पहले होमवर्क कर लेते कि काम कहाँ हुआ है। होमवर्क तो जनाब तब करें जब ये जानने का प्रयास किया हो कि जनता किस हाल में है, जनता के हाल क्या है। क्षेत्र तो घूमा ही नहीं। नजियाबाद में गुलदार ने बच्चे का, अभी आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, मैंने नहीं देखा अभी तक राजा साहब को फुर्सत मिली हो, जिस क्षेत्र से चुनाव हार गए और लड़े, और जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ पर बड़ा किला है, अभी तक नहीं पहुँचे वहाँ पर उस गरीब के घर पे। अभी तक जाके संतावना नहीं जताई कि कैसे गुलदार ने उस बच्चे को खा लिया। जब से चुनाव लड़े हैं तब से नजियाबाद विधानसभा के किसी गांव में नहीं गए। कवाड़ी बाजार जरूर खुलवाने गए थे। और ऐसे काम है, इतनी बड़ी खैरियत है कि किले में भी जगह नहीं बचेगी मुंह छुपाने की। 12 साल विधायक, सांसद, मंत्री रहे, 12 काम बता दो। 12 लड़कियों की शादी कराई हो, 12 कार्यकर्ताओं के दिखा दो, किसी की आर्थिक मदद की हो, युवाओं के लिए क्या किया। भाई मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, एक ही स्टेडियम था नेहरू। आज बिजनौर विधानसभा में शेखुपुरा में 5 करोड़ की लागत से स्टेडियम है। किस युवा के घर जाकर उस रियासत में से कुछ 11,000 या 21,000 रुपए दिए? क्या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचा? नहीं सोचा। कभी काम नहीं किया युवाओं के लिए। क्या किसी गरीब की आंख बनवाई? ये भी नहीं जाना कि बिजनौर विधानसभा अंधेपन की बीमारी में टॉप 10 में आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा मोतियाबिंद है। कभी किसी गरीब के लिए कोई प्रयास किया? क्यों? आप तो सांसद थे, मंत्री थे, 2 बार विधायक थे, हमारी तो उम्र भी कम है। हमने तो जिस अनुरूप से ये देखा, हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी है अंधेपन की। उस वक्त कोरोना शुरू हुआ था, तो पता लगा वो भी किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ कोई कोरोना इफेक्टेड था। उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है, आप लोग भी जाके अपने आप को क्वारंटाइन करना। मैं जी बिल्कुल करेंगे, पर साहब इसका बताइए। बोले कोरोना के बाद हम लोग एक टीम गठित करेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। हम लोगों ने निजी तरीके से प्राइवेट डॉक्टरों को पकड़कर इस अंधेपन की बीमारी से निजात दिलाने के लिए एम्स ऋषिकेश तक निःशुल्क बस चलवाई। वहाँ के डायरेक्टर थे रविकांत जी एम्स के, उनसे व्यक्तिगत तौर से जाके मिले और कहा साहब हमारी मदद कीजिए। उन्होंने हमारी मदद की। आप किस गरीब के लिए गए? आपने किस गरीब की आंख में दवाई डालने का काम किया? नहीं, आपने तो अपने मैनेजर
जो कि आपके भाई से रियासत का विवाद चल रहा, उस पर 376 का फर्जी मुकदमा लगवा दिया, उस बेचारे को साल भर तक जेल काटनी पड़ी। ये काम आपने बखूबी की है। सैनी समाज की एक महिला गर्भवती 2 बच्चों के साथ बाल किशनपुर चौराहे पे एक्सीडेंट से मरती है। हम लोग डॉक्टर से कहते हैं कि इसका जल्दी पोस्टमार्टम करो, वो डॉक्टर हमें किसी और बात की धौंस देता है। हम उसे ये कह देते हैं कि संवेदनाएं तुम्हारे अंदर नहीं है। उस मुद्दे को तूल देकर उस वक्त के तत्कालीन एसपी संजीव त्यागी के पास बैठ बैठ के अपनी ही पार्टी के विधायक के घर पे फोर्स चढ़वाने का काम किया। और आप सब जानते हैं कि फिर आदरणीय महाराज जी ने जब वो ट्रांसफर हुआ था तो पोस्टिंग के लिए जा रहे थे, बीच में से ही गाड़ी रुक गई थी, पोस्टिंग भी नसीब नहीं हो पाई थी। उनकी उस बेईमानी को भी आप सब जानते हैं कि किस कदर उन्होंने यहाँ पर किया था। आपने जितने षड्यंत्र करे सिर्फ फंसाने के लिए करे, आपने अच्छे कामों को रोकने का काम किया। क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आज तक आपने चिंता नहीं करी। आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बाल किशनपुर के चौराहे से गंज तक की सड़क नई टेक्निक से बन रही है। वो 3 मीटर थी, 5.5 मीटर चौड़ी हो गई। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से चांदपुर की चुंगी से गंज तक की सड़क जो 7 मीटर थी वो 10 मीटर चौड़ी हो गई। आपने कभी जाना कितनी सड़कें बन गई हैं बिजनौर विधानसभा में, कितने पुल बन गए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? इसी 8 साल में कृषि बीज भंडार गजवाला शिव में बना, कभी जाके देखा आपने क्या हुआ? पर नहीं, आपने तो सरकार को, जनप्रतिनिधि को जिसका खाया नमक उसी की थाली में छेद करने का काम पिछले 7-8 दिन से अपने चेलों के साथ फेसबुक पर ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए, इस नैरेटिव को चलाने में लगे हुए। काम में कहीं कोई चोरी नहीं हुई, काम मौके पे हुआ है। मैंने सबूत के साथ आप सब पत्रकार महोदय को दिया है, प्रतिलिपि, फोटोग्राफ सब यहाँ पर मौजूद है। मौके पर जाकर आप सब देखिए। और जो लोग ये मुखौटा पहनकर ठगने के लिए निकले हैं, मैं आम जनता से आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे ठगियों का इलाज आप लोग पहले भी कर चुके हैं और ऐसे ठगों से जो वातावरण खराब करते हैं समाज में, उनसे चौकस रहिए। मेरी बात अब पूर्ण हुई। आप सब पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए। अब जो भी आप सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देख चले आ रहे हैं, मास्क को देख कर जिस तरह से चले आ रहे हैं, तो ये क्या नहीं, तो ये क्या राजनीति, ये जो शब्द कहे गए हैं, क्या ये किसी नेता के खिलाफ कहे गए हैं या किसके खिलाफ? देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी। वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने वो बहुत पीड़ादायक हैं। सुची चौधरी की एक बेटी भी है, वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया, और ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं, हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी, हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही, इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज़्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आज़ाद 1947 में हुआ, 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई, 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना, क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना, क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ? हमने हमारे 8-8.5 साल उन 65 साल पर भारी हैं। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें ज़रूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान कराने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत
किसी भी नेता से नहीं की। मैंने सिर्फ अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखा और आज ये प्रमाण है। मैंने तो इन जनाब को कभी किसी मंदिर में भी जाते नहीं देखा। भगवा कुर्ता बहुत जल्दी पहनते हैं, पर मैंने कभी किसी जागरण में मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। क्लब में जरूर जाते हैं और भगवान का मुंह में राम बगल में छुरी, सब काम है। मैं कभी आक्षेप नहीं लगाना चाहता था और आज ये भोलेनाथ की कृपा है कि बांध का रिसाव जरूर हुआ पर बांध टूटा नहीं। आज तक कभी भी इस विधानसभा में कोई बड़ी आपदा नहीं आई। तमाम गुलदार चारों तरफ घूमा। ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि यहाँ गुलदार जैसी बड़ी घटनाएं कोई नहीं। ये परमात्मा का आशीर्वाद है और ये परमात्मा साथ उन्हीं की अब देता है जिनकी नीयत साफ होती है। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी छवि मतलब मैडम की और आपकी छवि खराब करी है सोशल मीडिया के द्वारा, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई नोटिस? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने आज तक नहीं करी। वो उन्हें बरगलाया गया है। वो भाई आप लोगों के माध्यम से इस झूठ को समझेंगे और जो समझना ही नहीं चाहते, जो उनके बिल्कुल पेड हैं, वो इस काम पे लगे रहें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा क्योंकि भगवान उन्हें खुद सजा दे रहा है। चलो बता दिया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मकसद क्या है कि जनाब को धरती हाथ नहीं आ रही है। जनाब को कोई कहीं भी कोई काम अपना बनता दिख नहीं रहा है। समाज बहिष्कार कर चुका है। बस आप समझ सकते हैं उन शब्दों को जो आदरणीय विधायक जी ने बोले थे। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा नहीं बोल रहा, पर इतना कह रहा हूँ सूंघते घूम रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से वो खोई हुई जमीन तलाशने के लिए आ रहे हैं? आपको लगता है मिल जाएगी? ये वो रजिस्टर हैं जन सुनवाई के, और ये रजिस्टर मैं आप सब मीडिया वालों के सामने रख रहा हूँ कि जितनों की जन सुनवाई हुई वो इसमें उनके मोबाइल नंबरों के साथ अंकित हैं। ये सारे वो जन सुनवाई के रजिस्टर 1 साल के। हम लोग कैंप कार्यालय पर बैठते हैं तो उसमें हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं और जन सुनवाई, आप कोई सा भी नंबर कहीं भी खोल लीजिए, कोई सा भी नंबर डायल कर लीजिए। मैं कोई सा भी पेड़ रैंडमली, इतने रजिस्टर हैं, मैं कोई सा भी रजिस्टर आपके सामने उठाऊंगा और उसमें कोई सा भी पेज खोल दूंगा तो आप तारीख के साथ पढ़ेंगे 12/19/8/2023 राहुल पुत्र रोहतास सिंह, और उनके आगे लिखा है उनका पूरा विषय कि उनकी क्या समस्या है। कितने ये पूरे ऐसी जन सुनवाई के संख्या कितनी होगी ये संख्या बता दो बस। मेरा कहना ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 में कितनी ये संख्या होगी? रफली आइडिया जन सुनवाई का अनकाउंटेबल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कॉल डिटेल निकालिए, मैं प्रतिदिन 200 फोन सुनता हूँ। लोगों का विश्वास है इसलिए वो फोन करते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। ये साक्ष्य निकाला जा सकता है, निकालिए और इनके भी निकाल लीजिए। हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी। ये आज निकालिए। इस संबंध में आपने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से बाकायदा कोई शिकायत भी की? मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं करी इनकी। हाँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे शीर्ष नेतृत्व कि ऐसे एक व्यक्ति आए थे, वो नाम भी नहीं खोलते, वो समझा देते हैं इशारों में कि आपके ये बात बताई है, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूँ कोई बात नहीं सर, आप जांच करा लीजिए। मैंने नहीं, अब रखने का बहुत, मैं आज तक नहीं रखी थी किसी की भी, मैं किसी की भी नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, काम जनता का काम लेके आया, काम कराया। पर जब इन्होंने मेरी अर्धांगिनी पर ये चोर और घर में घुस के मारपीट कराने जैसे के लोगों को उकसा कर ऐसी बातें लिखी हैं, तो मैं पार्टी हाईकमान को ये सारे साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो भी रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि नारी सशक्तिकरण। तो उस नारी सशक्तिकरण का अगर हम लोग अपने घर से सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर क्या करेंगे। ये वो आर्थिक रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं फोटो के साथ जिन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, जिसमें माननीय विधायक सुची चौधरी अपना वेतन दान करती हैं गरीबों का इलाज कराने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, ये उस आर्थिक रजिस्टर की सारी डिटेल्स हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें अब तक 500 से अधिक की एंट्रियां हैं। गरीब लड़कियों की शादी भी है, तमाम काम है, किसी का भी एकदम से आ गया इलाज के लिए पैसे नहीं है
तो उसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, क्योंकि बिजनौर विधानसभा हमारे लिए एक परिवार है, कोई वोटों का बैलेट बॉक्स नहीं है। विधानसभा हमारे लिए परिवार है और हम परिवार समझ के नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ चल रहे हैं। इसमें नारायण हमारी मदद करेंगे, ऐसी हमें आशा है। एक बात यह है, जो रावली का तटबंध था और परियोजना की बात थी, क्या वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई? मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वो ही जान सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है और जो अपशब्द लिखे गए हैं, मैंने उन अपशब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। साहब ने जो हमले किए हैं आपके ऊपर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत है? ये राजनीति की हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से ये सब प्रेरित हैं। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए, हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है। जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है, ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुची चौधरी, माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया। और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा, हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह होगा। हम उस वक्त एक ही बात कहते हैं कि जो काम किया है हमने, जो सेवा की है, उस आधार पे हमें वोट देना, उस आधार पर हमें चुनना। हमने उस आधार पे काम किए हैं। और कोई सवाल आप